दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। दिनकर जी की ये दो पंक्तियाँ आपके करंट सिचुएशन को बहुत क्लियरली शो कर रही होंगी। बट हमेशा याद रखना, इस एग्ज़ाम में शुरुआत चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन अंत शानदार होना चाहिए। तो दिनकर जी की इन्हीं लाइनों के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ आवर प्रीलिम्स प्रोग्राम, दैट इज़ द हंट सीरीज़। पिछले कई वीडियो में आपने बहुत से कमेंट किए हैं। डेली मुझे हज़ारों डीएम आता था हंट सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए, और मुझे स्टार्ट करना भी था। लास्ट के कुछ ईयर से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ इस सीरीज़ से, स्पेशली जब प्रिपरेशन का लास्ट लेग आता है, 40-45 दिन आपके हाथ में होते हैं, उस वक्त जो पीरियड होता है वो मोस्ट रिवॉर्डिंग होता है। आपकी पूरी तैयारी एक तरफ, आपकी 365 दिन की तैयारी एक तरफ, बट ये लास्ट का 40-45 दिन एक तरफ, क्योंकि जो आप लास्ट में पढ़ते हो वही आप डी डे को जाके एग्जीक्यूट कर पाते हो। इस हंट सीरीज़ का हमारा एक सिंपल टारगेट है डेट आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। टारगेट यही है कि एग्ज़ाम में एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द क्वेश्चन इसी सीरीज से सॉल्व हो। दैट मीन्स कि कम से कम 40 से 45 मार्क्स आपको इस सीरीज से मिले। इस सीरीज से आपने 40-45 मार्क्स कवर कर लिए। इसके बाद जो आप स्टैटिक पढ़ोगे वहाँ से आपने 50-60 मार्क्स कवर कर लिए, तो कट ऑफ बहुत ईजिली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में, जितना आप यूपीएससी प्रीलिम्स को टफ सोचते हो उतना टफ होता भी नहीं है। अपने दिमाग को थोड़ा सा न्यूट्रल रखो। किसी प्रॉब्लम के बारे में आप सिर्फ सोचते रहोगे तो वो प्रॉब्लम 2x से 4x, 4x से 8x, 8x से 16x बन जाएगा। बट प्रॉब्लम पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कितना टफ क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से सॉल्व होगा, ये कहाँ से सॉल्व होगा। पेपर में देखना है जो इजी वाले पार्ट आते हैं, जो करने वाले पार्ट हैं, वो मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि कट ऑफ वहीं से निकलता है। सो हमारा सिंपल टारगेट यही होगा कि इस हंट सीरीज़ के थ्रू कम से कम आपके 25 से 30% मार्क्स बढ़ें। कम से कम आप मिनिमम एफर्ट डाल के 40 से 45 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सको। नाउ जो हमारा ये टारगेट है, ये दो बेसिस पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि नंबर ऑफ डेज आपके हाथ में कितना है, जो कि 40 है। एंड हमने अभी बात की कि जो लास्ट के दिन होते हैं वो मोस्ट रिवॉर्डिंग होते हैं। ये 40 मान लो आपका 80 होता, तो आप इसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते जितने एफिशिएंटली आप इन 40 दिनों को यूज़ कर सकते हो, और जितना रिवॉर्ड आपको इन 40 दिनों में मिलेगा। एक बहुत फेमस लॉ है पार्किंसन लॉ। वो यही बोलता है कि वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। जितना वक्त आपके हाथ में रहेगा आप उतना ज़्यादा टाइम लोगे उसको कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए कई बार जब नंबर ऑफ डेज कम होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी जो रहती है वो मैक्सिमम पे रहती है। एंड द सेकंड वन इज़ कट ऑफ टारगेट। हमारा टारगेट ये रहेगा, हम अपने दिमाग में ये लेके चलेंगे कि कम से कम आपको प्रीलिम्स में 110 प्लस स्कोर करना है। आप पिछले कुछ सालों का कट ऑफ देखो, 2021 में 87.54 था, 22 में 88, 23 में 75, 24 में 87, 25 में 92, और यहाँ पे हर साल कुछ क्वेश्चंस को रिमूव किया गया है। सो आप प्रीलिम्स के लिए अपना टारगेट 100 या 105 लेके मत चलो, मैक्स टू मैक्स लेके चलो। कम से कम हमको 110 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि मान लो कुछ क्वेश्चन हटता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कुछ आप करके आओगे, कुछ क्वेश्चन बदलेगा, तो बहुत चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। डैट इज़ वाई एक सेफ क्वेश्चन हमारे हाथ में होना चाहिए। कट ऑफ हो सकता है 110 से ऊपर भी चली जाए, नो डाउट, कुछ भी हो सकता है यूपीएससी में, बट कट ऑफ अगर 92 से 110 जंप करती है तो ये मान के चलना कि जो प्रिपरेशन आप अभी कर रहे हो आपका टारगेट 130 हो जाएगा। तो ये मत टेंशन लो कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी कितनी कम जाएगी। अपने दिमाग में ये लेके चलो कि मैक्स टू मैक्स मुझे टारगेट करना है, एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड मैं 110 112 टारगेट करके चलूँगा, तो मैं सेफ जोन में रहूँगा। बाकी पेपर कैसा आता है, दिन कैसा होता है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट। एक सेफ टारगेट आपका रहेगा तो एग्ज़ाम के बाद जो टाइम रहेगा, जो प्री और मेंस के बीच का टाइम रहेगा, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे मेंस के लिए। द रीज़न इज़ कि इस बार प्री और मेंस के बीच का टाइम बहुत कम है। सो प्री के बाद आप 4, 5, 10 दिन वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। ना देखो, हंट सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। बट इसका जो बैकग्राउंड है मैंने लास्ट के 2-3 वीडियो से सेट करना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट के मेरे जो कुछ वीडियोज़ हैं वहाँ पे मैंने आपसे हीट मैप की बात की है कि प्रीलिम्स का हीट मैप क्या है। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 58 टॉपिक्स दिए थे जो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, जहाँ से 92-95% ऑफ द पेपर बनता है। बिकॉज जब हम हंट सीरीज़ को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और हम क्या पढ़ रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम वही पढ़ रहे हैं या फिर अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं सिर्फ, राइट? सो फॉर दैट यू मस्ट नो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया हैं। एक और चीज़ है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट 58 टॉपिक्स दिए थे एंड आई टोल्ड यू कि इन 58 टॉपिक्स में से 90 to 95% पेपर बनता है। अब देखो, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये सारे 58 की 58 टॉपिक्स थोड़ी पढ़ने हैं। आपको 90 to 95% मार्क्स थोड़ी लाना होता है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो यहाँ पे 50 to 60% मार्क्स ही लाने हैं ना, 95% 90% तो टारगेट नहीं करना है। तो इन सारे 58 टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कहाँ से मुझे मैक्सिमम आरओआई निकल सकता है, किस चीज़ को मैं कम टाइम दूंगा जहाँ से मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। द रीज़न मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, खासकर जो बिगनर्स हैं, उनको लगेगा कि यार 40 दिन बचा है, ये 58 टॉपिक्स कैसे ख़त्म होगा। एक फोमो का जो ट्रेंड चलता है ना कि ये ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, कोई ये पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है, तो फोमो बहुत आ जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने होते हैं, राइट? जो वेटरन है, जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम को अच्छे से समझते हैं, उनके लिए क्लियर है ये चीज़। बट जो नए हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये चीज़ फोमो ना दे, इसलिए मैंने प्रॉपरली टेलीग्राम पे भी बताया है कि आपको इन 58 टॉपिक्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है। आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड टेलीग्राम पे मैं लास्ट पोस्ट देखना, मैंने प्रॉपरली वहाँ बताया है किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, क्या टियर 1 रखना है, क्या टियर 2 रखना है, क्या टियर 3 रखना है। एंड इन 58 टॉपिक्स में से ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाना है, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू शुड यूटिलाइज द रियल यूपीएससी सिलेबस। इन सारे 58 टॉपिक्स को ना आप पढ़ पाओगे और ना ही पढ़ना है। आपको 90 to 95% स्कोर नहीं करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है। ये आपका रिलेटिव एग्ज़ाम है, आपके बगल में जो बैठा है आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाना है। हमेशा याद रखना, ये स्टैटिक्स में भी है, ये प्रोबेबिलिटी में भी है कि जिस क्लास में आप बैठोगे, जिस क्लास में जिन बच्चों के साथ आप एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे 2-3 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। हो सकता है किसी क्लास से कोई भी क्वालिफाई ना करे। तो अपने दिमाग में खुद के लिए इतना कॉन्फिडेंट आप रहना कि अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो मेरा ही होगा। ये सोच के चलोगे यार कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वहीं पे आप आधी लड़ाई हार गए। अपने बारे में पॉजिटिव सोचने के लिए कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ रहा है ना, तो ये क्यों सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोच के चलो कि यहाँ से किसी का सिलेक्शन होगा, यहाँ से कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा तो मेरा ही क्वालिफाई होगा। जिस तरीके से लोहे को उसका जंग ही खा जाता है, उसी तरीके से आपकी कैपेबिलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को आपका सेल्फ डाउट ही खा जाएगा। तो सेल्फ डाउट खुद पे रखना ही नहीं है, चाहे आपकी प्रिपरेशन किसी भी स्टेज में हो। 40 दिन बाकी है आपके हाथ में ना, 40 दिन में अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन 40 दिनों में प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट किए हैं। कितने रैंकर्स से मेरी बात हुई है जो अपना रैंक सुधारने के लिए इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तक वो ऑप्शनल पढ़ रहे थे, अभी 40 दिन बचा हुआ है तो वो प्रीलिम्स के मोड में आएंगे। तो 40 दिन कम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है? बाकी हम हंट सीरीज़ तो कर ही रहे हैं, आपका प्रीलिम्स यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा आप सही तरीके से पढ़ोगे तो। और अपने दिमाग में ये भी डाउट मत रखना कि रैंकर्स 40 दिन में कर रहे हैं, मेरी रैंक नहीं आई है, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, तो मेरे लेवल में उनके लेवल में डिफरेंस है। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मेंस में डिफरेंस हो सकता है, बट प्री के स्टेज में सब लोग बराबर रहते हैं और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, राइट? सो आई गेस कि अब तो ये डाउट आपके दिमाग से बिल्कुल हट गया होगा कि 40 दिन कम है, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, इफ़ एंड बट कुछ भी है, तो जो मैंने अभी बोला है उसको फिर से आप रिवाइंड करके सुनो। नाउ देखो, ये हंट सीरीज़ हमारा चलेगा कैसे, इसमें क्या क्या अप्रोच होंगे, क्या क्या कॉम्पोनेंट होंगे। तो इस बार के हंट सीरीज़ में हमारा टोटल 3 कॉम्पोनेंट हैं। जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है उसको मैं बोलता हूँ हिट अप्रोच, दैट इज़ हिटिंग द टारगेट। इसका मतलब यह हुआ कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, जिस टॉपिक से पूछा जाएगा, हम डायरेक्टली उसको टारगेट करेंगे, बीट अराउंड द बुश नहीं करेंगे। मल्टीपल चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ोगे, जो स्टैटिक चीज़ में उसको आप रिवाइज करोगे, बट यहाँ पे हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना 95 to 100% है। और ये आपके श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं, यू कैन से कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं, राइट? और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, इसका प्रूफ आप यहाँ से ले सकते हो डेट हर साल इन टॉपिक से जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एटलीस्ट हम यहाँ पे 15 टॉपिक कवर करेंगे। हर साल इन टॉपिक से
20 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 प्लस भी मैंने बहुत ही कंसाइज नंबर बताया है, ये नंबर 30-35 तक जा चुका है। डैट मीन्स कि इन टॉपिक से 55-60 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि इंपॉर्टेंस क्या होगा इन टॉपिक्स का। अभी ये टॉपिक्स हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा कॉम्पोनेंट है, वो है लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक, दैट इज़ मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs। यहाँ तो आप पढ़ोगे, यहाँ तो आप चीज़ों को कंसोलिडेट करोगे, बट यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। और हमेशा याद रखना कि जितना इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। आप 100 चीज़ें पढ़ के गए हो, बट उस 2 घंटों में आप चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप क्वेश्चन को डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो, राइट अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो, तो आपकी पूरी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो जो वो 2 घंटा होता है ना, वो 2 घंटा कई बार आपके 3 से 4 साल की मेहनत के ऊपर भारी पड़ जाता है। दैट इज़ वाई एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। मैं पिछले 2-3 सालों से मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs करते हुए आ रहा हूँ, बहुत टॉपर से इसको फ़ायदा हुआ है। आप एग्ज़ाम में देख रहे हो कट ऑफ भले ही 92 है, बट कई लोग 114 स्कोर करते हैं, कई लोग 120 स्कोर करते हैं, लोग IFOS का कट ऑफ भी क्लियर करते हैं। तो ये क्या सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे होता है? अगर मैं ये सोच के जाऊँगा कि जो मुझे आता है, जितना मैंने पढ़ा है, सिर्फ मैं वही टिक करके आऊँगा, तो आप कट ऑफ के आसपास भी नहीं रहोगे। यू हैव टू डेवलप द माइंडसेट, यू हैव टू नो द टेक्निक्स टू सॉल्व दी PYQs। एंड जब भी हम मेटा एनालिसिस करते हैं, किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो हमारा ये 3 टूल होता है। पहला है बेस्ड ऑन PYQ पैटर्न्स, दूसरा है लॉजिकल एनालिसिस, एंड तीसरा है एलिमेंट्री नॉलेज। आई वुड से कि यहाँ पे आप प्लस लगाओ इनके बीच में, क्योंकि इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, आप बिल्कुल ज़ीरो रहोगे, तब भी हो सकता है आप क्वेश्चन को अप्रोच ना कर पाओ। आप कॉमन सेंस यूज़ नहीं करोगे, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं करोगे, तब भी हो सकता है आप क्वेश्चन गलत करके आओ। आप PYQ के लैंग्वेज को नहीं समझोगे, आपको नहीं पता रहेगा कि UPSC क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से करता है, तब भी हो सकता है आप क्वेश्चन को गलत करके आओ। दिस इज़ द रीज़न यू हैव टू डेवलप योर एक्यूमेन टू सॉल्व द UPSC PYQs। और देखो ये एक दिन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको पढ़ के जाओगे 23 तारीख को, 22 तारीख को, और 24 तारीख को आप पूरा एकदम झंडा गाड़ के आ जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको आज से ही करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखो ये एप्टीट्यूड है। जिस तरीके से हम CSET की बात करते हैं, CSET में ये क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड कोई एक दिन में नहीं आता है, एप्टीट्यूड को डेवलप करना पड़ता है। मैं आपको कुछ बता दूंगा, कुछ आपको सेट पैटर्न बता दूंगा, उसी पैटर्न पे जाके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो हो सकता है 4 क्वेश्चन सही हो, बट 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन अगर आप ये खुद से डेवलप करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, देन आई कैन बेट कि आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे। एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज ROI डॉक्यूमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं करंट अफेयर के आपको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के, इकॉनमी के, एंड साइंस एंड टेक के। जो आप PT पढ़ते हो, PT 365 बहुत मोटी हो चुकी है, 150 से 180 पेज हो चुके हैं, बट आई विल कंसाइज दिस करंट अफेयर इन 25 to 30 पेज। 25-30 पेज में एक होगा, ऐसा नहीं कि तीनों आपका 25 से 30 पेज में। 25 से 30 पेज में आपका एनवायरनमेंट, 25 से 30 पेज में आपका इकॉनमी एंड साइंस एंड टेक, क्योंकि करंट अफेयर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्पेसिफिकली करंट अफेयर के लिए, PT 365 के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फॉर दैट आई विल प्रोवाइड यू ROI डॉक्यूमेंट। नाउ लेट अस सी वन बाय वन, हम एक एक कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहले हिट अप्रोच में कौन कौन से वो श्योर टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सो इस PDF को पहले तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ भी रहा टेलीग्राम का लिंक, ताकि आपको पता रहे, आप टैली कर पाओ कि हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो हंट सीरीज 2.0 टूल किट, ये 3 कंपोनेंट हैं। हाई यील्डिंग टॉपिक्स, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, टारगेट कम से कम रहेगा कि 40 से 45 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाए आपको। इसके बाद मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs, लर्निंग लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक, एंड द लास्ट वन इज ROI डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स का लिस्ट हैं, ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे सीरीज़ में। सबसे पहले है इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लास्ट के 5 से 6 साल में यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डैट मीन्स कि 3 से 4 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछा जाता है।
और जब भी हम इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, इनडायरेक्टली भी आता है। फॉर एग्जांपल मान लो हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई के रोल की बात करते हैं, आरबीआई के फंक्शन की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे कवर होगा। आरबीआई सिक्योरिटीज़ कब खरीदती है, कब बेचती है, क्या स्टेबलाइजेशन होता है, किस तरीके से डेप्रिसिएशन को मैनेज किया जाता है, क्या नीर होता है, क्या रीर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इन्फ्लेशन में ही आएंगी। इसके बाद सेकंड टॉपिक है शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड ट्राइब्स। यहाँ भी पिछले 5-6 सालों में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि 5th एंड 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शेड्यूल नंबर 7, 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसके साथ साथ ट्राइब वाला पार्ट कई बार पीवीटीजीज के बारे में पूछ लेता है, कई बार ट्राइब दे देगा और स्टेट दे देगा मैच करने के लिए। एंड आजकल जो मैच द कॉलम आ रहे हैं वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन किससे मैच करता है। इसके बाद पॉल्यूशन से लास्ट 5-6 सालों में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनाता है। और देखो पॉल्यूशन में ना कई बार हम बहुत डीप चले जाते हैं, बट पॉल्यूशन में आपको सिंपली पॉल्यूटेंट के नाम पता रहेंगे, आप पॉल्यूटेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तब भी बहुत से क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दोगे। जैसे PM 2.5 हो गया। जब हम PM 2.5 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2.5 है क्या, 2.5 हम किस यूनिट में मेजर करते हैं बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, रेडॉन हो गया, पीओपीज हो गया। जो डिफरेंट टाइप के पीओपीज आते हैं कई बार क्वेश्चन में नाम दे दिए जाते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पॉल्यूशन में ही आती हैं। एंड पॉल्यूशन आप कर लोगे तो ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको मिलेगा ही। इसके बाद स्कीम्स से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5-6 सालों में। डैट मीन्स कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्कीम्स की आप बुकलेट देखोगे किसी भी कोचिंग की तो 150-200 पेजेस रहते हैं। कभी भी वो 150-200 पेज ना पढ़ पाओगे ना आप रिटेन कर पाओगे। स्कीम्स में भी आपको ध्यान रखना होता है, कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, कुछ करंट अफेयर वाली स्कीम होती हैं, और इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है। बहुत डीप यहाँ पे नहीं जाना होता है, कौन सी स्कीम्स किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की, किस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना आपको पता रहेगा, इतना बेसिक आइडिया रहेगा तो आप आराम से स्कीम्स को भी टैकल कर लोगे। नेक्स्ट वन इज़ प्लेसेस इन न्यूज़, या फिर आप कह सकते हो प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मैक्सिमम यही पूछा जाता है। यहाँ से लास्ट के 5-6 सालों में 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका एक ज्योग्राफी मैपिंग आता है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेजरली करंट अफेयर बेस्ड होता है। जो प्लेसेस न्यूज़ में है उनके आसपास की एरिया, उनकी ज्योग्राफी, उनकी बाउंड्रीज, वहाँ पे कोई ट्राइब पाए जाते हैं, वहाँ पे कोई एथनिसिटी पाई जाती है तो कौन सी है, ये आपको देखना होता है प्लेसेस इन न्यूज़ में, प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट में। एंड जो ज्योग्राफी मैपिंग होती है ये बेसिक ज्योग्राफी मैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि एनडीज किस किस कंट्रीज से पास हो रहे हैं, आपको पता हो कि यूएस में जो ग्रेट लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए ज्योग्राफी मैपिंग में ही यहीं आपके मिनरल ज्योग्राफी मैपिंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल लिथियम ट्रायंगल की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्री लिथियम ट्रायंगल में आती है, कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, निकल कहाँ पाया जाता है, राइट। जैसे यहीं से मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो काफ़ी लोग अलग अलग आंसर दिए थे, बहुत लोग सही भी आंसर दिए थे। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो अंटार्कटिका होता है। बहुत लोग के दिमाग में डेजर्ट की सिर्फ एक पिक्चर होती है कि डेजर्ट में बालू हुआ, डेजर्ट गर्म हुआ, बट अंटार्कटिका इज़ पोलर डेजर्ट, राइट। तो इस तरीके से कुछ जनरल मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत टफ नहीं होता, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये क्लियर रहेगा कि कौन कौन सी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन कौन सी बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है, एंड कौन कौन सी बॉडीज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। ये आपको क्लियर रहेगा तो आराम से यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी 3-4 बॉडीज़ है, फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कीवर्ड्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी पिछले सालों में 18 क्वेश्चन पूछा गया, 5 से 6 सालों में। कई बार आपने देखा होगा डायरेक्टली पूछ लेता है क्या ये पर्टिकुलर टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि नहीं, डायरेक्टली मेंशन है कि नहीं। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इन हर ओन डिस्क्रिशन, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली की बात किया है। उसी तरह देखो, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपका 2025 में पूछा गया था।
इसके बाद आर्टिकल 335 डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, आपको पता रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, क्या मेंशन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते हो। और यहाँ पे हम रिवर्स अप्रोच लगाते हैं, रादर देन ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन नहीं है, ताकि आप ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर पाओ। नेक्स्ट वन, मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजी। मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी क्लियर रहेगी, इवेंट आपको पता रहेगा किसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, तो आराम से मॉडर्न हिस्ट्री के जो इवेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको आप सॉल्व कर लोगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व होता है। इससे भी आप देखोगे तो लास्ट के 5-6 सालों में 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आता ही है। आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इंडिया, टर्म्स एंड कीवर्ड्स, यहाँ से भी आप देखोगे लास्ट के 5-6 सालों में 11 क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज़्यादा घुस के डीप होकर नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसे हज़ारों टर्म्स हैं। मैं आपको कुछ समरी प्रोवाइड कर दूंगा जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो पीवाईक्यूज़ में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको आप एक बार देख लेना। तो मान लो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए या फिर उससे रिलेटेड आए, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाओगे। एक और चीज़ आप ये ध्यान दो कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। देखो, हर चीज़ की मैं क्लास नहीं लूँगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो समझाने वाली है, उसकी मैं क्लास लूँगा, और जो चीज़ समझाने वाली नहीं है, जिसको आप सिर्फ नोट्स से पढ़ सकते हो, उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। क्योंकि जो चीज़ आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ के समझ सकते हो, उसका 2 घंटे का 3 घंटे का क्लास लेने का कोई तुक नहीं है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स हो गया या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग से नहीं समझा दूंगा, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा 3-4 पन्ने की, सिर्फ आप उसको देख लो, कौन सा ट्रैवलर कब आया, किसके रेन में आया, और उसने इंडिया के बारे में क्या बताया है। यहाँ से भी पिछले सालों में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर देखोगे तो फाहिंग का क्वेश्चन यहीं से आया था। इसके बाद मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल, कोबाल्ट की हम बात करते हैं, निकल की बात करते हैं, हम लिथियम की बात करते हैं, हम एनर्जी मिनरल्स की बात करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं, थोरियम की बात करते हैं। तो इनको थोड़ा देखना ज़रूरी है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, क्या इनका रिजर्व है, क्या इनकी अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 से लेके 1947 तक। लास्ट के 5-6 सालों में 6 क्वेश्चन पूछा गया है। हाई चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो इन 15 टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने हंट सीरीज़ में, एंड आई कैन अश्योर यू कि इन टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से कर लो, हंट सीरीज़ को आप एक बार अच्छे से कर लो, फिर आप प्रीलिम्स फेल होकर मुझे दिखाना, चाह के भी आप फेल नहीं होगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट कॉम्पोनेंट। नाउ हम सेकंड कॉम्पोनेंट को देखें, लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक या फिर मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज। यहाँ पे देखो कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो मैंने 3 चीज़ों की बात की थी, पीवाईक्यू पैटर्न, लॉजिकल एनालिसिस एंड एलिमेंट्री नॉलेज। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, हमेशा अपने जहन में रखना कि हमको इन टूल्स को यूज़ करके जो कुछ एलियन क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है, उनको टैकल किस तरीके से आप कर सकते हो, उनको टैकल किस तरीके से आपको करना है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल द मले पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। तो यहाँ पे किसने रूल किया था ये पूछ रहा है। यहाँ पे आप 2 अप्रोच लगा सकते हो, हम दोनों अप्रोच की बात करेंगे। जो पहला अप्रोच है वो है यूपीएससी फेवरेट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कई बार किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में ना आए कि क्या ऑप्शन हो सकता है सही, और लास्टली आपको वहाँ पे कोई टिक करना ही है, कोई अटेम्प्ट करना ही है। सो जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन जो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। यूपीएससी का फेवरेट एरिया क्या है, जैसे मान लो अशोका है, अशोका एक इम्पॉर्टेंट और फेवरेट एरिया हो गया। विजयनगर एम्पायर है, ये यूपीएससी का फेवरेट है। इसके बाद आपका बुद्धिज़्म होता है, जैनिज़्म होता है। मान लो 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से मान लो कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म दिया है, तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद चोला जो होता है वो इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये देख के चलोगे तो यहाँ पे सबसे प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आप यूपीएससी के फेवरेट एरिया के थ्रू इसको अटेम्प्ट करो। यहाँ पे कुछ % गलत होने का भी है, बट इसी क्वेश्चन में हम अपने एलिमेंट्री नॉलेज को लगाएंगे तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को आप डिसाइफर कर लोगे। ना एक चीज़ तो आपको पता है, ये तो आई थिंक कि बहुत ही क्रूड नॉलेज है, बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज है, दैट चोलास को हम इंपीरियल चोला भी कहते थे।
बस इतना आपको पता रहेगा तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे। नाउ इम्पीरियल मतलब होता क्या है? इम्पीरियल मतलब वो स्टेट होता है, वो अथॉरिटी होता है जो अपने बाउंड्री के बियॉन्ड भी रूल किया है। इसीलिए हम लोग ब्रिटिशर्स को इम्पीरियल पावर कहते थे, राइट? क्योंकि उन्होंने फॉरेन टेरिटरीज़ को भी रूल किया था। नाउ यहाँ पे देखो फॉरेन टेरिटरीज़ की बात कर रहा है, मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा। तो यहाँ पे इम्पीरियल कौन हुआ? यहाँ पे इम्पीरियल चोलास हुए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ भी हमको नहीं पता था, बस हमको यहाँ पे ये पता था कि चोलास को इम्पीरियल चोला भी कहते हैं। इम्पीरियल का मतलब ये होता है जो फॉरेन टेरिटरीज़ को भी रूल करता है। एंड बाय गोइंग दैट लॉजिक आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो अप्रोच लगा, पहला यूपीएससी का जो फेवरेट एरिया होता है वो अप्रोच, अदरवाइज जो आपका एलिमेंट्री नॉलेज है उसका अप्रोच। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आप सेकंड देखो, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स, इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स। अब आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स में यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर रहा है। इवन आप पीवाईक्यू लगाए होगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए, कोबाल्ट हो गए, निकल हो गए, जो इंडिया बाहर से मंगाती है। तो 30 में 30 इंडिया कैसे सफिशिएंट हो सकती थी? आपका सेकंड चला जाता, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ देखो एग्जामिनर ने जानबूझ के इस ऑप्शन को सेट किया है ताकि आप इसको लॉजिकली डिड्यूस करो। अदरवाइज एग्जामिनर चाहता तो हर में 2 दे देता, आप इसको एलिमिनेट ही नहीं कर पाते, आप इसको ऑड वन आउट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो पीवाईक्यू पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर जो आपको हिंट देता है उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो यहाँ दो चीज़ है। पहला अप्रोच ये है कि कोई चीज़ अच्छा होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो कंसिक्वेंसेस होता है वो भी अच्छा होगा। कभी अच्छे का रिजल्ट खराब नहीं होगा और कभी खराब का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ये अपने दिमाग में हमेशा लेके चलना। मान लो कोई खराब फिनोमिना है और उसका रिजल्ट अच्छा बताया तो ये ऑप्शन 100% गलत होगा। उसी तरह कोई अच्छा फिनोमिना है, उसका रिजल्ट खराब बताया तो ये ऑप्शन भी 100% गलत होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल पावर थे, ये इंडिया में कुछ अच्छा किए ही नहीं है। इनका जो इंटेंशन रहता था, कुछ मान लो अच्छा कर भी रहे हैं फिर भी इनका इंटेंशन बुरा ही रहता था, अपना फ़ायदा रहता था। रेलवे लाइन बिछाए थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए थे तो अपने फ़ायदे के लिए किए थे, इंडियंस के लिए नहीं किए थे। तो कभी मान लो ऐसा लाइन आया कि ब्रिटिशर्स ने ये किया इंडियंस के फ़ायदे के लिए, तो ये लाइन 100% गलत होगी। ब्रिटिशर्स का जो एक्शन था, जो इंटेंशन था, हमेशा नेगेटिव था, हमेशा इंडियंस के अगेंस्ट था। तो उसी तरह जो चीज़ गलत होती है उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी गलत होता है। उसी अप्रोच के यहाँ पे लगाओगे तो सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छी चीज़ है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा होगा। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन कम करना अच्छी चीज़ है तो अच्छे का रिजल्ट अच्छा हुआ। सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छी चीज़ है, ये रॉ मटेरियल के इनपुट को रिड्यूस कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है तो अच्छे का रिजल्ट अच्छा हुआ। ये वेस्टेज को रिड्यूस कर रहा है तो ये अच्छा हुआ। डैट मीन्स कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं। एंड यहाँ देखोगे तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 दोनों वन को एक्सप्लेन कर रहा है। आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा अप्रोच यहाँ पे क्या लगा सकते हो? निगेशन का अप्रोच लगाओ। निगेशन मतलब कि मान लो आपको समझ में ना आए कि यहाँ पे सही है गलत है, तो आप वहाँ पे नॉट लगा के देखो कि अगर मैं इसको गलत बता देता हूँ, इसको नॉट बता देता हूँ तो ये स्टेटमेंट सही बैठता है कि नहीं बैठता है। नाउ सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छी चीज़ है। हम ये कहें कि सर्कुलर इकोनॉमी नॉट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस एमिशन ऑफ द गैसेज, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रीज़न इज़ कि जैसे मैंने बताया कि सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छी चीज़ है, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसी तरह आप निगेशन का अप्रोच से भी जा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, कुछ बॉन्ड होल्डर्स के बारे में बोल रहा है, कुछ शेयर होल्डर के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम एलिमेंट्री नॉलेज लगाएंगे। कुछ भी हमको नहीं पता तो कम से कम ये पता है ना कि दो चीज़ होती है, दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है बॉन्ड, एक होता है शेयर। बॉन्ड मतलब क्या होता है? कंपनी में इन्वेस्ट करने का दो तरीका होता है, एक बॉन्ड के थ्रू, एक शेयर के थ्रू। जब हम बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं डैट मीन्स कि हम एक तरीके से कंपनी को लोन दे रहे हैं, और हम शेयर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, मतलब हम कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप सिंपली सोचो, जब भी आप किसी को लोन दोगे तो वो आपका लोन चुकाएगा ही। ये तो आप किसी को नहीं कहोगे ना लोन देने के बाद कि ठीक है मत लौटाना, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो मत लौटाना, ये तो नहीं कहोगे। लोन दिए हो तो आप इंटरेस्ट भी लेते हो और अपना जो मूलधन है वो भी लेते हो। सो यहाँ पर रिटर्न आपका श्योर शॉट होता है, नो मैटर की कंपनी का, नो मैटर की पर्सन की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आपको अपना पैसा वापस मिलेगा। बट वहीं हम शेयर होल्डर की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, जब आप किसी के हिस्सेदार बन जाते हो तो प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। आप अपनी फैमिली में हो, फैमिली में कुछ अच्छा हुआ तो आपको भी उसका फ़ायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ तो आपको भी उसका नुकसान हुआ।
तो जब हम हिस्सेदार बन जाते हैं, प्रॉफिट होता है तो सबको प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है तो सबको लॉस होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, ये आपका एलिमेंट्री नॉलेज है। बॉन्ड मतलब लोन देना, शेयर मतलब हिस्सेदार बनना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। यहाँ पे आपने देखा कि आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट, तो ये पहला सही हो गया। दूसरा, बॉन्ड होल्डर्स जो हैं वो लेंडर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो ओनर्स हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोन दे रहे हो, यहाँ पे आप हिस्सेदार बन रहे हो, तो ये भी सही है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय द कंपनी। यहाँ भी हमने देखा कि आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न मिलेगा। ये तो आप नहीं कहोगे कंपनी डूब रही है तो मेरा पैसा नहीं चाहिए, आपको अपना पैसा चाहिए चाहे कंपनी बेच के ही क्यों ना मिले। तो बॉन्ड होल्डर का जो पैसा रहेगा वो प्रायोरिटाइज होगा। बाकी जो स्टॉक होल्डर रहेगा, कंपनी को फायदा होगा तो सबको फायदा होगा, नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। तो यहाँ पे देखोगे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है एंड पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा जो है वन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री नॉलेज लगाया। इसके बाद एक क्वेश्चन आप और देखो, यहाँ आप देखो आपसे नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है। नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट ना करना। यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री नॉलेज क्या बोलती है, इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, और नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट ना करना। पहला बोल रहा है बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। हो सकता है क्योंकि यहाँ बॉयकॉट की बात कर रहा है, कॉपरेट ना करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस के हैं सही होने के। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। देखो ये सही होगा, सिंस गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो ये तो हो ही नहीं सकता कि गांधी जी कहेंगे वायलेंस करो, तो ये आपका सही होगा। दूसरा जो हो गया वो सही हो गया। तीसरा क्या है, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक्स। इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे ना जो पहला ऑप्शन है वो चौथे के साथ ही जा रहा है। पहला बोल रहा है कि जो लॉ कोर्ट्स हैं उनको हमको बॉयकॉट करना है, और वहीं चौथा बोल रहा है कि जब हम ये बॉयकॉट कर देंगे तो जो डिस्प्यूट होगा कैसे सेटल किया जाएगा, पंचायत के थ्रू सेटल किया जाएगा। तो पहला और चौथा दोनों साथ में जा रहा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, जब भी आपको ऑप्शन में कोई ऐसी चीज़ मिले, ऑप्शन ये सिग्निफाई करे दैट वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट कर रहा है, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहा है, वो लोकल लेवल को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, तो ये हमेशा सही होगा। ये कीवर्ड जहाँ भी रहते हैं या फिर जो ऑप्शन इन कीवर्ड्स को, इनके एसेंस को सिग्निफाई करता है वो हमेशा सही होगा। यहाँ पे उसी की बात कर रहा है दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, तो ये तो सही है। एंड हमने ये देखा कि पहला और चौथा जो है वो साथ ही में जा रहा है। दैट मीन्स कि पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया ना। इसकी वजह से ओनली वन ओनली टू तो हमारा जा चुका है। तीसरा क्या बोल रहा है, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन की बात कर रहा है। जब हम अंग्रेजों से कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो उनका दिया हुआ टाइटल क्यों लेंगे, उनका दिया हुआ ऑनर क्यों लेंगे। ये टाइटल ये ऑनर कौन दे रहा है, ये ब्रिटिशर्स दे रहे हैं ना, ये कॉलोनियल पावर दे रहे हैं ना, तो इनका टाइटल ऑनर्स क्यों हम लेंगे जब उनको कॉपरेट नहीं करेंगे। तो आपका तीसरा भी चला जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ओनली 3। सो हमने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री नॉलेज लगाया, यहाँ पे हमने PYQ पैटर्न प्लस लॉजिकल डिडक्शन लगाया। जब भी डेमोक्रेसी की बात होगा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात होगा, लोकल लेवल को स्ट्रेंथन करने की, लोकल लेवल को एम्पावर करने की बात होगी, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। दूसरी चीज़, जब भी 3-4 ऑप्शन दिया करे तो ध्यान से देखा करो, कई बार ना एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दो ऑप्शन एक साथ सही भी ना हो। तो ऑप्शंस के बीच में, स्टेटमेंट के बीच में कई बार रिलेशन भी बैठता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना होता है जब भी आप ऑप्शंस को पढ़ते हो, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई द लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक, the meta-analysis of PYQs, right? And the last component is ये आपका ROI डॉक्यूमेंट हो गया। लेट मी शो यू, जैसे ये देखोगे मैंने लास्ट ईयर ये प्रोवाइड किया था एनवायरनमेंट का ROI डॉक्यूमेंट, कंप्लीट एनवायरनमेंट इन 23 पेजेस। तो इस तरीके का मैं आपको ROI डॉक्यूमेंट दूंगा, एनवायरनमेंट का, इकोनॉमी का एंड साइंस एंड टेक का, राइट। 25-30 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो आप एक काम करना, इस PDF को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा एंड धीरे धीरे हम इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे। जैसा मैंने बोला कि हर टॉपिक का वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो टॉपिक समझाने वाला रहेगा मैं उसको वीडियो के थ्रू समझा दूंगा
एंड जो टॉपिक सिर्फ पढ़ने वाला रहेगा, पढ़ के याद करने वाला रहेगा, मैं उसका नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। फाइनली 40 दिन आपके हाथ में है, आराम से पढ़ो, अभी सफिशिएंट टाइम है, सब कुछ हो जाएगा। अभी फोकस सिर्फ ये है कि आपको प्री निकालना है ना, बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।